तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास लेके। प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे वेव के बारे में। वेव क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो चलिए चलते हैं आज की स्क्रीन पे। आज अपना लेक्चर नंबर 5 है। किसी भी बच्चे ने पहले के 4 लेक्चर नहीं देख रखे हैं तो कृपया करके पहले जाकर वो चारों के चारों लेक्चर देखें, उसी के बाद फिफ्थ लेक्चर पे स्विच हों। तो चलिए आज की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अब वेव होती क्या है, कैसे दिखती है, क्या होते हैं उसमें पॉइंट्स, क्या नहीं होते, वो अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये एक वेव है, ये वेव है तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पर आते ही इसकी एक साइकिल पूरी हो गई 360 पर। ठीक है, ठीक है। जैसे अपन कोई भी क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं। इसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं। इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है, ये बात आपको पता है। तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से जो वो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है आपको, अगर वो भी याद नहीं है तो भाई साहब फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर वो आपको याद है तो इस पे अपन स्विच होते हैं। तो ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ना, जहाँ से अपन वेव बनाना शुरू कर रहे हैं, ऊपर वाले को तो प्लस मान लो, नीचे वाले को माइनस मान लो। जो ऊपर वाले जो ऊपर का जो वेव का जो सरफेस दिख रहा है ना अपन को, जो निकला हुआ ऊपर निकला हुआ क्रस्ट, वेव का जो ऊपर का पोर्शन है उसको तो बोलते हैं क्रस्ट, और जो वेव का नीचे का पोर्शन है उसको बोलते हैं ट्रफ्ट। ट्रफ्ट, ठीक है। और दो क्रस्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस होती है उसको लेमडा बोलते हैं। लेमडा बोले तो वेव लेंथ, उसकी कितनी लेंथ है, या फिर एक पूरी कंप्लीट साइकिल को वेव लेंथ बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 360 पर एक पूरी वेव लेंथ, मतलब एक पूरी वेव खत्म हो गई तो उसकी एक वेव लेंथ हो गई। यहाँ से वापस चलनी शुरू होगी, यहाँ पे दूसरी वेव खत्म हो जाएगी। चलो ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं वेव लेंथ क्या होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ्ट, मतलब इन दोनों क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस देख लो या फिर इन दोनों ट्रफ्ट के बीच की डिस्टेंस देख लो। अब ये क्रस्ट और ट्रफ्ट कुछ नहीं होता भाई साहब। क्रस्ट बोले तो ऊपर वाला, ट्रफ्ट बोले तो खड्डा, खड्डा बोले तो जो नीचे है, ट्रफ्ट बोले तो नीचे वाला, क्रस्ट बोले तो ऊपर वाला। सी पहले आता है इसलिए ऊपर, टी बाद में आता है इसलिए नीचे, ठीक है। और वेवलेंथ की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल। ये अभी मैंने समझाया था। यहाँ से शुरू करेंगे तो एक साइकिल यहाँ पे पूरी होगी, ये डिस्टेंस एक साइकिल में कवर हो रही है इसलिए इसको वेवलेंथ बोल दिया। अब जो इसकी यूनिट होती है वो मीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे नैनोमीटर होता है ना, उसको लिख सकते हैं अपन 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और जो पिकोमीटर होता है ना, इसको पीएम को पिकोमीटर बोलते हैं। पिकोमीटर को 10⁻12 मीटर लिखते हैं। और एंगस्ट्रॉम अगर लिखना है तो अपन को एंगस्ट्रॉम में लिखना हो तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। और इसी की जगह अगर आपको बोल दे कि एक माइक्रोमीटर लिखो, माइक्रोमीटर म्यूएम 10⁻6, ठीक है। एक फर्मी 10⁻15। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मतलब यूनिट्स है। ये बाद में आपको पढ़ा देंगे उसमें मोल कॉन्सेप्ट में, उसमें पूरी टेबल बन रखी, पूरी एनसीईआरटी के अंदर वो डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। अब बात आती है टाइम पीरियड क्या होता है भाई साहब। अब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल यूनिट सेकंड में। अब ये पूरी एक साइकिल है ना, ये कितनी देर में कंप्लीट होगी उसी को अपन टाइम पीरियड बोलते हैं। ये पूरा कितनी देर में कंप्लीट होगा वही उसका मेजरमेंट होता है टाइम पीरियड का। चलो ठीक है, इसका टाइम पीरियड हो गया। फिर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई साहब, नंबर ऑफ साइकिल्स। अब जैसे अपन बात करते हैं ना, जैसे ये एक मान लो कि वेव चल रही है। अब ये एक वेव है ना, एक सेकंड में कितनी बार घूम जाएगी। जैसे कि वेव है, वेव यहाँ से चलनी शुरू हुई, एक मिनट में यहाँ तक आ गई। अब मान लो 1 मिनट में इसने कम से कम 6 साइकिल कंप्लीट कर ली, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और या फिर इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड यूनिट होती है तो सेकंड इनवर्स होती है, और इसी को अपन हर्ट्ज बोल सकते हैं, ठीक है। जो बेसिक यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी वो हमेशा हर्ट्ज होती है, ये याद रखना चाहिए। अब अपन इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी होता है ना, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और जो लेमडा है वो वेवलेंथ है, और जो म्यू है ये म्यू हो गया अपने फ्रीक्वेंसी। अपन आगे बात करते हैं वेव नंबर। अब वेव नंबर क्या होता है।
अब जो वेव नंबर का सिंबल है ना भाई साहब, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो यूं करके इसके ऊपर बार है, ठीक है। ये बार का मतलब क्या था, ये तो फ्रिक्वेंसी का चिन्ह आ गया। और ये जो बार है ना, बार डिनोट करते हैं, अपन को पता चल जाना चाहिए कि वेव नंबर की बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, यूं करके इसके ऊपर बार है तो बार आते हैं, अपन को पता चल जाना चाहिए वेव नंबर की बात हो रही है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ भी अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है या फिर सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई साहब, ये अपन बात करते हैं। जैसे ये है ना, यहाँ से यहाँ तक अपन जाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। या फिर यहाँ से गहराई में चले जाओ इतने, इसको एम्पलीट्यूड ही बोलते, सेम बात है। एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब बात बची वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वो स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, ये वेलोसिटी होती है। तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होगी वेव के बारे में। वेव के बारे में अपन थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। इसके बाद में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, कहाँ से काम आती है, उसकी एक ट्रिक बता दूंगा आपको, कभी कभी नहीं भूल पाओगे उसको आप। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड तैयार करता हूँ। तो बच्चों ये है आपकी नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अदर नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये क्या होती है वैसा, अपन एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेडिएशन विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो ईएमवी लिखा है ना भाई साहब, इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्ट में ईएमवी लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अगली बात पढ़ते हैं अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कोई एक्स एक्सिस ये होगी और ये वाई एक्सिस होगी। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूं चल रही है ना, यूं, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं चलेगी वाई एक्सिस में, यूं, इसी लाइन पे। जैसे ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसमें अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है, इससे ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो इसी लाइन पे चलेगी, लेकिन यूं चलेगी, टक 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 टक, ठीक है भाई साहब, ठीक है। इसके बाद में अगली अपन बात करते हैं, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट अपन को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जब अपन वैक्यूम क्रिएट कर देंगे ना भाई साहब, ये जो वेव्स होती है ना, ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ये अपना मूवमेंट करेगी, ठीक है। अब जो आगे का पॉइंट है वो पढ़ते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन का मतलब ये हो गया, ये इनके लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मीडियम अपने पास जो कोई भी वेव से, जैसे वेव के कोई भी वेव के सबसे पहले जो मीडियम आता है वो एयर आता है। दूसरा मीडियम, जैसे अपन कोई भी मीडियम अगर चेंज कर ले, जैसे अपन रे ऑप्टिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, जो मीडियम होता है उसको चेंज करके अपन ग्लास ले लेते हैं, तो वो जो मीडियम पे ये जो वेव्स होती है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती। चलो ठीक है। अब इसके हिसाब से अपन को एक ऑर्डर याद रखना भाई साहब। ये ऑर्डर क्या है, इसको अपन पढ़ते हैं। ये ऑर्डर अपन सीधा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, और ये यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक, सीधा देखने पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसको अपन एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक ये है, RMI VU एक्स गामा कॉस्मिक। RMI का मतलब क्या होगा, R का मतलब रेडियो वेव, M का मतलब माइक्रोवेव, I का मतलब इंफ्रारेड वेव, और V का मतलब विजिबल, U का मतलब यूवी रेज, और X से एक्स रे हो गया, गामा से गामा रे हो गया, कॉस्मिक का कॉस्मिक हो ही गया। अब कहने का मतलब ये है कि जब सब आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि जो अपनी जो विजिबल रेंज होती है ना, वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। इसको एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 4000 आ जाएगा। अगर ये क्या हो गया, एक तो होता है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर 10⁻6 होता है, -6, और जो नैनोमीटर होता है ना वैसा वो 10⁻9 होता है। अगर अपन नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो एक जीरो बढ़ जाता है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। चलो ठीक है। अब आपको पता है जो विजिबल रेंज होती है ना, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। लेकिन इसके आगे भी कुछ रेंजेस है और इसके पीछे भी कुछ रेंजेस अपन को दिखाई दे रही है। ये आपको कैसे याद रखना है, जो आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी है ना फिजिक्स की, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर दे रखा है 8th, उसमें ये सारा डिस्कस कर रखा है, ये किस रेंज से किस रेंज में कौन सा वेरी करता है और किस रेंज से किस रेंज में कौन सा लाई करता है। ये आपको पूरा का पूरा वो टेबल याद होनी चाहिए। इसमें तो अपना ज्यादा फिजिकल में तो काम नहीं आएगा। जो फिजिक्स चैप्टर ना आपका, फिजिक्स का 8th चैप्टर,
उसमें इसमें से पक्का 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 मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है भाई साहब, रट लेना आप उसको, ठीक है। अब मान लो कि अपन रेडियो वेव से कॉस्मिक की तरफ चल रहे हैं, तो इसमें एनर्जी तो बढ़ेगी, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो भी बढ़ेगी, लेकिन जो वेवलेंथ होती है ना भाई साहब वो हमेशा कम होती है। लेकिन 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 अब एक चीज ध्यान देनी है आपको, ये जो डायग्राम नीचे बना रखा है मैंने भाई साहब, ये उल्टा बना रखा है। कायदे से ये डायग्राम यू होना चाहिए, नीचे वाला वी ग्योर वाला, वी उधर आना चाहिए था, आर इधर आना चाहिए था, लेकिन मैंने ये आपकी सहूलियत के लिए बनाया, क्योंकि 10 तक के जो बच्चा होता है ना उसको सीधा मुंह पे याद होता है विबग्योर। तो विबग्योर वो लिखना कि जल्दी में क्या करता है, यहाँ से सीधा लिखना शुरू करता है, वो पीछे से कभी उल्टा लिखना शुरू नहीं होगा, इसलिए मैंने उनके लिए सुविधा के लिए विबग्योर सीधा लिखा है। अब विबग्योर सीधा लिखेंगे तो सारी की सारी जो वैल्यू है भाई साहब वो पूरी चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे हो जाएगी, अपन जैसे मान लो रेडियो वेव से कॉस्मिक वेव की तरफ चल रहे थे, तो अपने क्या एनर्जी बढ़ रही थी, इसमें एनर्जी कम हो रही है, उसमें क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, इसमें फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, उसमें वेव लेंथ घट रही थी, लेकिन इसमें वेव लेंथ बढ़ रही है भाई साहब। आप सबको पता है जो रेड होता है ना, रेड कलर, उसकी वेव लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा। जैसे कोई भी अपन बोर्ड बनवाते हैं, किसी भी जैसे प्रचार करना अपन को, मान लो मैंने कोई होटल खोल ली है, होटल नागौरी होटल, जैसे मैंने मान लो होटल खोल दी, अब होटल खोल दी तो पास में किसी को जानकारी भी तो होनी चाहिए ना, मैंने यहाँ पे होटल खोल ली है। तो होटल खोलने के बाद जैसे मैंने नाम रख दिया नागौरी होटल रख दिया नाम उसका, अब नाम तो रख दिया चलो मान ली, अब लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, जो अपन का अपनी होटल है उसका प्रचार करने के लिए लाइटिंग के थ्रू अपन उसका नाम नाम मतलब शो करते हैं। लेकिन मान लो कि आपने ऐसा कलर उसमें डाल दिया कि जिसके कारण मतलब ज्यादा दूरी तक वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन एक चीज आपको पता है, जो रेड कलर होता है ना उसकी वेवलेंथ होती है ना भाई साहब सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लाल कलर की आप उसके अंदर लाइटिंग डालोगे ना तो बहुत ज्यादा दूर तक वो दिखाई देगा और बहुत ज्यादा दूर तक आपका प्रचार होगा। इसीलिए आप जब भी किसी चीज का प्रचार करो तो उसी लाइटिंग के अंदर रेड कलर डालना चाहिए, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई साहब। अब जो लाइट होती है ना भाई साहब, लाइट के पास दो नेचर्स होते हैं, एक तो होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। अब जो वेव नेचर होता है ना भाई साहब, वो किसके थ्रू डिफाइन हुआ था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू डिफाइन हुआ था, बाय डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के थ्रू, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, पार्टिकल नेचर वो किससे डिफाइन हुआ वो अपन बात करते हैं। पहला हुआ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के थ्रू, दूसरा हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू। ये दोनों अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, कल से स्टार्ट करेंगे इनको, ठीक है। अब तीसरा वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये आपके इसी चैप्टर में जब अपन लास्ट का टॉपिक कवर करेंगे ना उसमें ये टॉपिक आएगा, मैं आपको उसमें कवर करवा दूंगा। अब ये जो आगे वाला लाइन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक एटम विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहना चाह रहा है, ये आपको मैं समझाऊंगा जब हाइड्रोजन में लाइमन बामर पासन और वो सीरीज पढ़ूंगा ना उस समय ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप एक बार इसको लिख लो, समझ में आता है तो बहुत ही बढ़िया बात, अगर नहीं समझ में आता है तो जो आपको मैं हाइड्रोजन की वो सीरीज पढ़ाऊंगा ना लाइमन बामर वाली, उस टाइम में आपको पूरा ये समझा दूंगा। तो आज के लिए आपके इतना ही है ये लेक्चर, तो कृपया करके पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे से आगे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे से अच्छा जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम साहब।